दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 41वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सर्प की तरह सरसराकर रॉबर्ट गाड़ी के नीचे से निकला, लेकिन उसका चेहरा मिल में अभी अभी तैयार हुए कागज की तरह सफेद था। मरे सवार में बोला, ब्रेक तो बिल्कुल ठीक है मैक। क्या बक रहे हो? मैक का चेहरा सुर्ख हो गया था, बल्कि उन्हें कुछ ज्यादा कसा गया है। शट अप! चीखते हुए मैक और गुस्से के रॉबर्ट पे गाल पर इतने जोर का थप्पड़ मारा कि इसकी आंखों के सामने रंग बिरंगी चिंगारियां उठी और कुटिल मुस्कुराहट के साथ गजराज ने कहा, अब बोलो, क्या कहते हो? कौन हो तुम? इस नाटक का क्या अर्थ है? शट अप! को समझ में न आने की स्थिति में मैक उस पर बेदहाड़ उठा। मैक की खोपड़ी घूमकर रह गई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ क्या गड़बड़ हो गई थी। अतः चीख कर बोला, फिएट को इधर लाओ रॉबर्ट। रॉबर्ट फिएट की तरफ लपक गया। तुम्हें बताना होगा कि तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो। गजराज गुर्राया, इस रिवॉल्वर को मत भूलो मिस्टर। गुस्से की ज्यादती से कारण भुगतना ही मैक दांत बीचकर गुर्राया, मेरे ट्रैगर दबाते ही ये खोपड़ी में इतना बड़ा सुराख कर देगी कि जिसमें तुम्हारी रूह आराम से निकल सके। तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है, मैं मान आने का दावा करूंगा। मैक का जी चाहा कि ट्रैगर दबा दे। किसकिचाहट सी आ रही थी उसे। जी चाह रहा था कि इस पाजी की खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दे, मगर बॉस की तरफ से ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। वो कसमसाकर रह गया। रॉबर्ट फिएट उसके बराबर में ले आया। इससे पहले कि नाटे को गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहा, फिर स्वयं भी बैठ गया। उसके बैठते ही फिएट फर्राटे भरती हुए विपरीत दिशा में चली गई। राज अपने स्थान पर खड़ा उसे देखता रहा, मुस्कुराता रहा तब तक कि वह उसे नजर आती रही, और मुस्कुराता भी क्यों ना। उसकी योजना का यह चरण भी पूरी सफलता के साथ पूरा हो गया था। प्रत्येक क्षण सिर्फ वही हुआ था जो गजराज ने सोचा था। अपनी योजना के इस पहलू को इस हद तक सफल होते देखकर गजराज का दिल चाह रहा था कि वो नाच उठे, मस्ती में ठुमके लगाए, मगर फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि कार के अंदर बैठी सीमा की दृष्टि उसी पर स्थिर थी। अब सीमा को दिखाने के लिए उसे दूसरे किस्म का अभिनय करना था, और उसी अभिनय को करने के लिए उसने अपना चेहरा यूं तमतमा लिया जैसे गुस्से की जदती के कारण तमतमा रहा हो। गाड़ी की छत पर एक जोरदार घुसा जमाता हुआ बोला, भाग गए हरामजादे, मगर जाएंगे कहाँ? ये कौन थे राज? सीमा ने पूछा। गुस्से में भिनभिनाता हुआ दरवाजा खोलकर धम से ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर जोर से दरवाजा बंद करते हुए बोला, मुझसे क्या पूछती हो? अपने उसी हरामी अंकल से पूछना। अंकल से? सीमा चौंक पड़ी। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए गजराज ने कहा, और नहीं तो क्या? क्या उनका संबंध अंकल से है? और किससे होगा? मगर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उनमें से किसी को तुमने पहले कभी अंकल के साथ देखा है? नहीं। तो फिर? वो तुम्हारे मददगार थे, अंगरक्षक, और तुम्हारे लिए कौन मरा जाता है? वो पाजी अंकल ही ना। 24 घंटे सपने में भी केवल उसे एक ही भूत सवार रहता है, यह कि मैं हत्या करने वाला हूं। अब मैं उस हरामजादे को देख लूंगा। चौकस से सीमा गजराज को देखती रह गई। जरूर अपने दिमाग में उसकी गंदगी की वजह से इन गुंडों का मदद तुम्हारे लिए हमारे पीछे लगाया होगा। इन्हें अच्छी तरह समझाया होगा कि मैं तुम्हारा मर्डर करने की फिराक में हूं। तभी तो मेरे ब्रेक ठीक करने पर उन्होंने मेरे द्वारा ब्रेक फेल किए जाने का शक हो गया। रिवॉल्वर तान कर मुझ पर टूट पड़ी। नहीं, अंकल इतने नीचे नहीं गिर सकते। कार ड्राइव करते ही गजराज ने पलटकर आगाने नेत्रों से सीमा की तरफ देखा और गुर्राया, और किसकी हरकत हो सकती है ये? सीमा पर कोई जवाब नहीं बन पड़ा। गजराज बड़बड़ाता ही रहा, वाह, अच्छा पति हूं मैं भी, पत्नी को लेकर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने भी नहीं निकल सकता। गुंडे मुझे पर नजर रख रहे हैं। तुम्हारी हिफाजत के लिए 24 घंटे मुझे वॉच किया जा रहा है। एक एक हरकत नोट की जाती है मेरी। प्लीज राज, ऐसा मत सोचो। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? मगर इतना अपमान, उफ, इतना ज्यादा कि टके टके के गुंडे अब मुझे रास्ते में रोककर यह आरोप लगाने लगे हैं कि मैं अपनी बीवी का मर्डर करने वाला हूं। प्लीज राज, इतनी गहराई से मत सोचो। मैंने तुम्हारी दौलत से कभी मतलब नहीं रखा। तुम्हारी कोठी में जरूर रहता हूँ सीमा, मगर अपना खर्च हमेशा खुद चलाया मैंने। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमसे, और उसी प्यार की वजह से हर कदम पर मैं अपमान सहता रहा हूँ। लेकिन अब नहीं सीमा, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तलाक लेना होगा तुम्हें। राज! कांपते सवर में सीमा चीख पड़ी। पलटकर एक नजर गजराज ने सीमा पर डाली। उसके अंतिम शब्दों पर सीमा का सीधा प्रभाव हुआ था। उसने सीमा के चेहरे पर वेदना और आंखों में आंसू तैरते देखे, मगर अपने गुर्राहट के बरकरार रखे गुर्राया, मैं मजबूर हूं सीमा। वह बड़ा ही भोला और स्वयं मासूम, क्या तुम मेरे बिना नहीं रह सकोगी? मजबूरी है।
ऐसी क्या मजबूरी है जिसके वशीभूत होकर तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो? मजबूरी? तुम अब भी पूछती हो कि क्या मजबूरी है? मैं पति हूँ। धिक्कार है मुझ पर। मुझसे ज्यादा सम्मान तो ज्यादा किसी वेश्या के दलाल का भी होता होगा। प्लीज चुप हो जाओ राज, मुझ पर रहम करो। मगर अपने मकसद में कामयाब हुए बिना राज कम से कम इस वक्त चुप होने वाला नहीं था। उसी वक्त फ्लो में कहता चला गया, मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूं, मगर अब ये घृणात्मक कीड़े की सी जिंदगी जी नहीं सकता हूं। जरा मेरे बारे में सोचो राज। तुम दोनों चक्की के पाटों के बीच में क्या मैं घुन की तरह नहीं पिस रही हूं? तुम दोनों के सामंजस्य बनाने में मैंने कितनी कोशिश की, मगर नाकाम रही। अंकल तुम्हें सुअर और तुम अंकल को पाजी कहते रहे, तो मेरी सुनती रही, सिर्फ इस उम्मीद से कि कभी तो तुम दोनों के बीच खड़ी नफरत की दीवार गिरेगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। आज सचमुच क्लाइमेक्स आ गया और निश्चय ही तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। गुजाज ने धड़कते दिल की से कहा, तो फिर इसी समय यह फैसला करो, इतनी जल्दी नहीं। फिर जिस दिन से हमारी शादी हुई, अंकल उसी दिन से मुझसे यही कहते हैं कि तुम दौलत के लालची हो, मेरी हत्या कर सकते हो। जवाब दो राज, कि हर घड़ी हर पल ऐसा कहते हैं है या नहीं? कहते रहते हैं। क्या मैंने उनकी बात पर कभी यकीन किया? पूरी गंभीरता के साथ पूछे गए सीमा के इस सवाल पर गजराज ने पलटकर सीमा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही सख्त भाव थे। फिर अपना ध्यान सामने सड़क पर जमाता हुआ धीरे से बोला, नहीं, आज तुम कह रहे हो कि वे आदमी अंकल के थे, तो क्या मैं तुम्हारे एक बार ही कहने पर यकीन कर लूं? मगर राज कुछ बड़बड़ा कर गया था। यह मामले शीशे की तरह साफ है। जो कुछ उन्होंने किया उस किस्म की गंदगी केवल अंकल के दिमाग में ही है। अपने कथन के पक्ष में इस किस्म की तरह तर्क अंकल भी देते रहे हैं। तुम मेरा मुकाबला उस पाजी से कर रही हो? सॉरी राज, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रही हूँ, केवल न्याय की बात कर रही हूँ। अंकल की बात पर मैंने इसलिए यकीन नहीं किया क्योंकि मेरे दिल ने कभी यह बात स्वीकार ही नहीं कि तुम मेरा मर्डर कर सकते हो, और यकीनन तुम ऐसे नहीं हो, इसलिए अंकल कभी तुम्हारे विरुद्ध कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। अब वही बात उलट है। मानती हूं कि अंकल के दिमाग में गंदगी है, मगर वे इतने नीचे गिर जाएंगे, इस हद तक तुम्हारा अपमान करने लगेंगे, इस बात के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता। अतः मैं तुम्हारी बात को तब तक सच नहीं मानूंगी जब तक कि अपने कथन के पक्ष में कोई सबूत नहीं दोगे। मैं साबित कर सकता हूं कि वे आदमी उसी पाजी के थे, बल्कि यकीनन मैं साबित करके रहूंगा। मैंने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। अगर तुम साबित कर सको तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं सचमुच दो पार्टों में पिसने से बच जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ राज, अगर ये आदमी अंकल के ही थे तो मैं अंकल से हमेशा के लिए केवल संबंध विच्छेद नहीं कर लूंगी, बल्कि उनसे नफरत भी करने लगूंगी। थोक दूंगी उनके चेहरे पर, क्योंकि एक भारतीय पत्नी अपने पति का अपमान करने वालों से नफरत ही करती है, भले वो कोई भी हो। सीमा के उपरोक्त शब्दों के बाद गजराज ने जब पलटकर उसकी तरफ देखा तो सचमुच उसके चेहरे पर वही दमक दिखाई दी जो एक पतिव्रता पत्नी के चेहरे पर हमेशा दमका करती है। सीमा की बात उसे बहुत ही स्टीक एवं न्यायिक लगी, परंतु फिलहाल गजराज का संबंध न्याय से नहीं था, उसे मतलब था अपना उल्लू सीधे करने से। अतः वो बोला, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मामले को तुमने फिर से बीच में लटका दिया। साबित करने तक मुझे उसी छत के नीचे उसी के साथ रह रहकर कदम कदम पर उसके साथ दोबारा किए गए अपमान भी सहना होगा। नहीं, सीमा का गंभीर स्वर और दृढ़ स्वर बोल पड़ा, अब मैं ऐसा नहीं होने दूं। क्या मतलब? अब सीमा ऐसा क्या करने वाली थी जो गजराज के पक्ष में था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 42वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नहीं, सीमा का गंभीर और दृढ़ स्वर बोल पड़ा, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? मैंने तुमसे जो बातें की है उनका अंकल से कोई संबंध नहीं है। अगर सामने से उन्हीं पर यह आरोप लगाऊं कि रास्ते में तुम्हारा अपमान करने वाले उन्हीं के आदमी थे, तो इस आरोप के साथ मैं उन्हें अंतिम चेतावनी भी दे दूंगी। साफ शब्दों में कह दूंगी कि बस, आपके द्वारा अपने पति का अपमान मैं बहुत सह चुकी हूं, अब आगे न सहूंगी। अगर आगे आपने किसी भी रूप में मेरे पति का अपमान किया तो मैं खुद से इस कोठी से आपके संबंध हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। गजराज चुप रहा। दरअसल इस टॉपिक पर आगे कहने के लिए उसके पास कुछ भी रहा नहीं था। उसे पूर्ण तो नहीं, हाँ, पर अपने मकसद में आंशिक सफलता जरूर मिल गई थी। कोठी से बलवंत का संबंध पूर्णतः विच्छेद करने के लिए तो वह सफल नहीं हुआ था, परंतु उसके लिए पुख्ता आधार जरूर रख चुका था। वो जानता था कि अंधा अपनी हरकतों से बाज न आएगा, और न बाज आना ही भविष्य में गजराज की सफलता थी। मैक की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद मिस्टर चीफ का समूचा चेहरा
गुस्से की ज्यादती के कारण बुरी तरह से भभकने लगा। वे गुर्राई, तुम रो के नंबर 1 एजेंटों में से एक हो मैक, और कम से कम हमें ऐसी बेवकूफी भरी हरकत से उम्मीद नहीं थी। तुमने सारे अभियान पर पानी फेर दिया। अजीब दयनीय हालत में मैक बढ़ गया था और वो बोला, मैं क्या करता सर, हालात ही ऐसे थे। मुझे लगा कि वो मर्डर की पूरी तैयारी कर चुका है, और अगर तुरंत ही उस पर हाथ न डाल दिया गया होता तो अगले पल हमारी हालत से पकड़ में न आ जाएंगे। बिना ब्रेक की गाड़ी को कहीं टकराने से भला कोई रोक कैसे सकता है? शट अप! मिस्टर चीफ हलक फाड़ कर चिल्ला उठे। मैक छपकाकर चुप हो गया। सारा शरीर कांप रहा था उसका। तुम एकदम बेवकूफ हो, नकारा। नंबर 1 तो क्या, रो के 3rd ग्रेड के जासूस बनने के काबिल भी नहीं हो। वो ब्रेकों से छेड़ रहा था, ये देखकर तुमने झट से अनुमान लगा लिया कि ब्रेक फेल कर रहा है। मूर्ख जाहिल! मैक बेचारा बैठा बैठा कांपता रहा। आज से ठीक इसी समय तुम रो के नंबर 1 नहीं 3rd ग्रेड के जासूस हो। अब तो तुम्हें यह भी लगने लगा है कि उसे बहुत पहले तुम लोगों के द्वारा खुद को वॉच किए जाने का खतरा मालूम हो गया था। मैक बेचारा बोले तो क्या बोले, अगर पहले से उसे मालूम नहीं था तो तुम्हारी बेवकूफी से मालूम हो गया। वो जान गए कि कुछ लोग 24 घंटे उसे वॉच कर रहे हैं। जाहिर है कि यह बात जानने के बाद न अपनी बीवी का मर्डर करने की कोशिश करेगा और न ही वेन रॉबरी में अपने साथियों से संबंध स्थापित करने की। अतः भले ही सालों से साल तक रो के जासूस पीछे लगे रहे, मगर वह हाथ डालने का अवसर नहीं देखा। मैं खामोश रहा। आजुमान पर ताला क्यों लटक गया? बोलते क्यों नहीं? चीफ ने गुस्से में कहा। मैं क्या बोलूं सर? मैक में मिमी आया। गुस्से में तमतमामे मिस्टर चीफ ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर शायद गुस्से की ज्यादती के कारण मुंह बंद कर लिया। जेब से निकलकर उन्होंने एक सिगार सुलगाया। ऑफिस में मौत का सन्नाटा छा गया था। 2-3 कश लगाने के बाद मिस्टर चीफ सामान्य हुए। फिर उन्होंने मैक से पूछा, अब वो कहाँ है? नीलम से मिलने के बाद दोनों घर पहुंच चुके हैं। अब उसके पीछे लगे रहने से कोई लाभ नहीं। कुछ सोचते हुए मिस्टर चीफ बोले, अतः अब उसके हकीकत उगलवाने, वेन का पता और बाकी साथियों के नाम पूछने का टॉर्चर ही अंतिम हथकंडा है। टॉर्चर द्वारा उससे सब कुछ उगलवाया जाए। टॉर्चर से हर आदमी का टूट जाना संभव तो नहीं सर, मैक ने कहा। यही सोचकर तो उसे वॉच करने का रास्ता अख्तियार किया था। अगर तुम बेवकूफ़ी नहीं करते तो ये भी काम बन जाता। अब टॉर्चर वाला रास्ता अपनाना ही हमारी आखिरी ऑप्शन बचा है। मैक को अपने बॉस की बात जच गई। अब ज्यादा नाटक करने की गुंजाइश नहीं है। सीधे जाकर अपने सभी साथियों के साथ कोठरी में घुस जाओ और उसे अरेस्ट कर लो। कहो कि तुम रो के जासूस और अपने बीवी का मर्डर करने की कोशिश में उसे गिरफ्तार कर रहे हो। ओके सर, हमें उम्मीद है कि उसके सामने इस तरह खुलकर आने और कम से कम उसे गिरफ्तार करने में कोई मूर्खता नहीं होगी। उसे अरेस्ट करके सीधे यहाँ ले आओ। हम टॉर्चर स्पेशलिस्ट को कॉल करते हैं। यस सर। कहने के बाद मैक अभी उठने का उपक्रम किया था कि मिस्टर चीफ की मेज पर रखे फोनों में से एक की घंटी घनघना उठी। सिगार वाले हाथ से मैक को अभी रुकने का संकेत देने के साथ ही दूसरे हाथ से उन्होंने रिसीवर उठा लिया। कुछ देर बाद वे बात करते रहे। मैक देख रहा था कि दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज सुनते सुनते मिस्टर राव के चेहरे पर चमक लौटने लगी, जो हमेशा रहती थी। उनकी आंख बहुत ही कीमती चेहरों के हीरों के समान चमकने लगी। अंत में बोले, वेरी गुड। नंबर 11, तुमने वक्त रहते ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे न केवल मैक की बेवकूफी पर पर्दा पड़ गया, बल्कि एक बार फिर से सारा गुड़ गोबर होने से बच गया। थैंक यू। फोन पर कहे गए मिस्टर चीफ के शब्द सुनकर मैक का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या चमत्कारी घटना हो सकती है जिससे मेरी मूर्खता पर पर्दा पड़ जाए। मिस्टर चीफ ने रिसीवर धीरे से क्रेडिट पर रख दिया। अपनी बेचैनी और उत्सुकता को दबाए मैक बड़ी मुश्किल से शांत बैठा। रिसीवर रखने के बाद मिस्टर चीफ ने कहा, फिलहाल उसे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं सर कि क्या हो गया? 11 ने इंफॉर्मेशन दी कि कोठे पर गजराज, सीमा और बलवंत के बीच बहुत ही जबरदस्त झगड़ा हुआ है। सीमा और गजराज का कहना है कि उन्हें रास्ते में रोककर ब्रेक वाली घटना पर उनके आदमी बलवंत के थे। जाहिर है कि बलवंत ने इसे साफ इनकार किया, परंतु उसके इनकार पर सीमा और राज में से किसी ने विश्वास नहीं किया। वे अब भी तुम्हें बलवंत द्वारा खरीदे गए किराए के गुंडे समझ रहे हैं, और इसलिए सीमा ने अपने अंकल को चेतावनी दे दी कि भविष्य में यदि फिर राज का अपमान किया तो वह कोठी में नहीं रह सकेगा। वेरी गुड, मैक के मुंह से निकला। क्या समझे? राज नहीं जानता है कि उसे हम लोग वॉच कर रहे हैं। अब तक बलवंत पर अटका हुआ है। अतः वेन रॉबरी के अपने साथियों से संपर्क करने और अपने बीवी के मर्डर की किसी योजना पर आगे काम करने से नहीं हिचकेगा। अतः फिलहाल उसे अरेस्ट करना नहीं, वॉच करते रहना ही उचित है। मगर ध्यान रहे,
अब वह ज्यादा सतर्क रहेगा। सीमा के सामने बलवंत को जलील करने के लिए वो खुद को वॉच करने वालों को ताड़ने और उन्हें पकड़ने की फिराक में रहेगा। अतः तुम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। कोशिश के बावजूद भी वह तुम्हें ताड़ न सके। कौन लोग उसे कहां से वॉच कर रहे हैं? ओके सर। याद रहे कि इस बार पहले जैसी मूर्खता हम सहन नहीं करेंगे, और जब तक इस केस को तुम सही ढंग से हल नहीं कर लोगे तब तक अपने पहले मूर्खता के परिणाम स्वरूप खुद को रो का थर्ड ग्रेड जासूसी समझोगे। यूं समझो कि नंबर 1 पर बने रहने के लिए हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं। चीफ ने कहा। मैं यकीनन अपने स्थान पर बना रहूंगा सर। कहने के साथ ही मैक उठ खड़ा हुआ। नई स्फूर्ति से नजर आ रही थी उसमें। गजराज बलवंत के खिलाफ सीमा पर अगला आक्रमण ठीक किसी एडवोकेट के और सशक्त पॉइंट पर करना चाहता था। सीमा के समक्ष से बलवंत को धक्का देकर कोठे से बाहर निकाल देने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। इस तरह बलवंत नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ाना उसकी स्कीम थी। वो जानता था कि रास्ते में उसे रो के जासूसों ने रोका था। अतः एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी सीमा के सामने उन्हें बलवंत के आदमी साबित नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करना उसका लक्ष्य भी नहीं था। उसका लक्ष्य अगले हफ्ते के अंतिम दिन सीमा की हत्या कर देना था। पूरी भूमिका तैयार हो चुकी थी। योजना बिल्कुल साफ थी। पहले शनिवार की तरह ही सीमा को लेकर पागलखाने के लिए निकलेगा। रास्ते में पुनः ब्रेक फेल हो जाने का बहाना बनाकर ब्रेक फेल कर देगा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसे ब्रेक से जूझता देखकर रोका कोई भी जासूस उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करेगा। पिछले हफ्ते का कड़वा अनुभव उन्हें ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करने देगा। और फिर बिना ब्रेकों की गाड़ी कमान तीर से निकले और राव के जासूसों को देखते ही देखते किसी वृक्ष के सामने आ रहे किसी वाहन से टकराकर ध्वस्त हो जाएगी। बाद में रो के जासूस अदालत में भले ही कहते रहे कि मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए, किंतु अदालत स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि औजारों पर से मेरी उंगलियों के निशान तब तक नहीं मिलेंगे। संपूर्ण भूमिका तैयार हो जाने के बाद कम से कम अब गजराज को अपना आगे का काम बहुत आसान लग रहा था। अब तो उसे केवल शनिवार के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। यह प्रतीक्षा थी उस एरोकेट पॉइंट की जिसे आधार बनाकर बलवंत को कोठरी से बाहर किया जा सके। उसे वह पॉइंट मिल नहीं पा रहा था। एक एक करके दिन चलते रहे। बुधवार की रात को यह सोचकर सोया कि टारगेट तक पहुंचने के लिए एक और दिन समाप्त हो गया, मगर बृहस्पतिवार की सुबह अचानक ही उस वक्त उस पर बिजली सी गिर पड़ी। जब वह अखबार पढ़ रहा था, एक बार फिर बूढ़े शेर ने ऐसी चाल चल दी कि गजराज को दिन में तारे नजर आ गए। अखबार के दूसरे पृष्ठ पर आवश्यकता है वाले कॉलम पर एक विज्ञापन उसके दिलो दिमाग पर बिजली बनकर गिर गया। विज्ञापन यूं था। हमारा शोफर किन्हीं कारणों से 1 महीने की छुट्टी पर है, अतः सिर्फ 1 महीने के लिए ऐसे शोफर की आवश्यकता है जिसे मर्सिडीज चलाने का पूरा अनुभव हो। सुबह शुक्रवार के प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक निम्न पते पर इच्छुक व्यक्ति मिले, और उसके नीचे उसी के घर का पता दिया हुआ था। आज के अखबार में छपा है विज्ञापन देखो। कहने के साथ ही मिस्टर चीफ ने रो के एक अन्य 1 ग्रेड के जासूस के सामने अखबार डाल दिया। बलवंत ठाकुर द्वारा दिए गए विज्ञापन को अखबार में लाल पेन के दायरे से ले लिया गया था। उसे पढ़ने के बाद जासूस ने कहा, हुक्म कीजिए सर। कल हर हालत में एज ऑफ शोफर यह स्थान तुम्हें प्राप्त कर लेना है। मिस्टर चीफ ने कहा, शोफर के रूम में तुम्हारे अनुभव और दक्षता के कल सुबह तक इतने सशक्त कागजात तैयार कर दिए जाएंगे जितने कि वहां इंटरव्यू में आने वाले किसी भी व्यक्ति के नहीं होंगे, ताकि इंटरव्यू के बाद तुम ही सिलेक्ट हो। शोफर बनकर मुझे क्या करना होगा? गजराज नाम का एक व्यक्ति सीमा नाम की पत्नी को कत्ल कर देना चाहता है। यह मर्सिडीज उन्हीं की है। मोटे तौर पर तुम्हारा काम सीमा का मर्डर न होने देना और पूरी तरह से उस पर नजर रखना है कि गजराज कहाँ जाता है, किसे क्या क्या बात करता है। यह विज्ञापन किसने दिया है सर? सीमा का अंकल। यह एक बहुत ही दिलचस्प करैक्टर है। बाकी बातें हमारी सेक्रेटरी से इस केस की फाइल लेकर जान लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओके सर, कहकर जासूस उठ खड़ा हुआ। मिस्टर चीफ इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को आदेश देने लगे थे। गजराज को लग रहा था कि उसकी योजना गीले रेत पर बना कोई बहुत बड़ा महल थी। वो महल जिस पर सूर्य की रश्मियां पड़ते ही रेत सुर्ख हो गया और फिर यह सूखा हुआ रेत भरभरा कर गिर गया। महल जाने कहाँ गया, रह गया सिर्फ रेत का ढेर ही। गजराज अपने जिस योजना को बहुत सशक्त समझ रहा था, वह अंधे पाजी की एक ही हरकत पर जर्रे जर्रे होकर बिखर गई थी। देश में फैली बेरोजगारी से गजराज पूर्ण परिचित था। वो समझ सकता है कि कल सुबह से ही शोफर्स की लाइन कोटे के बाहर लग जाएगी और शाम तक अंधा पाजी उनमें से किसी को सिलेक्ट कर ही लेगा। परसों से गाड़ी का नया शोफर होगा। बस सारी योजना पस्त। क्या होगा अब?
नया शोफर आएगा या नहीं, या फिर शनिवार को गाड़ी गजराज ही चलाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 43वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बस सारी योजना बस इस एक नए शोफर को रास्ते से हटाने का कोई तरीका उसकी अक्ल में नहीं आ रहा था। उसके साथ दौलत राम जैसे ही कोई हरकत करना एकदम मूर्खता ही थी। प्रेस के अपने केबिन में बैठा हुआ इसी समस्या से जूझ रहा था कि बागेश वहां पहुंच गया। उसे देखते ही गजराज के सारे शरीर में नई स्फूर्ति आ गई। कुछ ही देर के बाद वह केबिन में उसके सामने बैठा था। गजराज ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अब काम होने से पहले तुम यहाँ आकर मुझसे मत मिलना। फिर क्यों आए हो? मुझे निक्कू ने भेजा है। क्यों? उसने पछुआया कि आज के अखबार में ये क्या बकवास छपी है। और तो विज्ञापन उसने भी पढ़ लिया। गजराज ने ठंडे से सांस खींच ली। उसने पूछवाया है कि तुम इस सैटरडे को काम पूरा करने वाले थे, फिर ये काम 2 दिन पहले यह नाटक क्या हो रहा है? अगर शोफर रख लिया जाएगा तो? वो सब मैं भी समझ रहा हूं। उसकी बात बीच में ही काटकर झुंझलाए स्वर में गजराज ने कहा, मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये सब साले उस बूढ़े शेर की बदमाशी है। समझ में नहीं आता क्या करूं। इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने की कोई तरकीब सूझी? सूझ जाती तो क्या मैं इस तरह मुंह लटकाए बैठा होता? गजराज ने कहा, निको को यही उम्मीद थी, इसलिए उसने मुझे भेजा है। क्या मतलब? इस नए शोफर से पूछा छुड़वाने की उसने एक तरकीब भेजी है। एकदम सचेत होते हुए गजराज ने पूछा, क्या? और फिर जवाब में बागेश ने जो कहा उसे सुनकर तो गजराज खुशी से उछल पड़ा। आंखें बुरी तरह से चमकने लगी थी। मुंह से बड़बड़ाहट निकली। हद हो गई। यह आसान सी तरकीब आखिर मेरे भेजे में क्यों नहीं आई? शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे जब गजराज प्रेस के लिए बाहर निकला तो लोहे वाले द्वार पर बहुत से शोफर्स को खड़े देखकर ठिठक गया और वो बोला, क्या बात है? कौन हो तुम लोग? यहाँ भीड़ लगाई क्यों खड़े हो? हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, उनमें से एक ने कहा। इंटरव्यू? मगर किस चीज का? आपको शोफर चाहिए? शोफर नहीं तो तुम लोगों से किसने कहा? कमाल कर रहे हैं साहब, खुद ही अखबार में विज्ञापन देकर अनजान बने रहे हैं। अखबार में विज्ञापन? जी हाँ, ये रहा। उनमें से एक शोफर ने आगे बढ़कर अखबार जो दिखाया। बलवंत द्वारा दिया गया विज्ञापन उसने पेंसिल से राउंड कर रखा था। चौंकने का अभिनय करते हुए गजराज ने अखबार उसके हाथों से ले लिया। उसे एक बार पढ़ जाने के लिए बोला, किसने दिया है यह विज्ञापन? मैंने। पीछे से बलवंत ठाकुर की कर्कश आवाज उभर गई और गजराज उसकी तरफ पलट गया। पलटते ही 2 बलगमदार धब्बों से उसका सामना हुआ। एक बार तो वो दो बलवंत के चेहरे पर मौजूद कठोरता को देखकर गजराज सहम ही गया, मगर फिर अगले ही पल उसने सोचा कि नाटक का सर्वाधिक संवेदनशील क्षण यही है। ये सारा अभिनय उसे बहुत संभल कर करना है। अतः वो बोला, आपने अखबार में शायद मेरा नाम भी लिखा है, लेकिन किसी शोफर की हमें जरूरत कहाँ है अंकल? वो बोला, ये बहुत जरूरत है सुअर के बच्चे, तुम अपना काम करो। बलवंत के शब्द सुनकर गजराज का चेहरा बुरी तरह से तमतमा उठा। बलवंत गलती कर चुका था जिसका उसे इंतजार था। उसने निक्कू की योजना के अनुसार यहाँ उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अखबार लिए गुस्से में तमतमाया हुआ वह वापस कोठरी के अंदर गुम हो गया। सीमा अपनी व्हील चेयर पर उस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद थी। उसे देखते ही हल्के से चौंक कर बोली, अरे तुम वापस आ गए? कहने आया हूं कि अब इस कोठे में मैं नहीं लौटूंगा, गजराज ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा और उसके चेहरे पर मौजूद गुस्से के भावों को देखकर सीमा को ज्यादा ही बुरी तरह चौंक पड़ी। बोली, तुम तो बहुत गुस्से में हो राज, क्या बात है? माफ करना सीमा, मैं जा रहा हूं, बात अपने अंकल से पूछना। कहने के तुरंत बाद वो मुड़ा और जिस तेजी के साथ ड्राइंग रूम में आया था उसी तेजी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जल्दी में सीमा बोली, रुको राज, रुको राज। गजराज तब तक भी नहीं रुका। वो तुम्हें मेरी कसम है राज, रुक जाओ। व्हील चेयर को अपनी तरफ धकेलते हुए सीमा चीखी और गजराज थिरक गया। पैरों में जैसे कोई बेड़ी पड़ गई हो। फिर अचानक वह पलटकर जैसी ज्वालामुखी की तरफ सामान फट पड़ा। कसम देकर आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं तुम्हारा पति नहीं, कुत्ता हूं, जिसे चाहे तुम दुत्कार दो और जब चाहे पुचकार लो। थोड़ी बहुत खुददारी आखिर मुझ में भी है सीमा। क्या फिर अंकल से झगड़ा हो गया? झगड़ा? तुम उसे झगड़ा कहते हो? उफ, नीचता की हद हो गई है। रिलैक्स राज, प्लीज रिलैक्स, शांति से बताओ कि हुआ क्या है। गजराज गुर्रा उठा, क्या हमें किसी नए शोफर की जरूरत है? नहीं तो क्यों? क्या शोफर के लिए विज्ञापन तुमसे पूछकर दिया गया है? चौंकती हुई सीमा ने पूछा, कौन सा विज्ञापन? ये
चीखने के साथ ही राज ने अखबार व्हीलचेयर पर बैठी सीमा के चेहरे पर लगभग फेंक कर मारा और हतप्रभ सीमा ने अखबार में छपे उस विज्ञापन को पढ़ लिया। मैं पूछता हूँ कि यह विज्ञापन क्यों दिया गया? शोफर की क्या जरूरत है हमें? कमरे में प्रविष्ट होते हुए बलवंत की आवाज गूंज गई। अखबार में साफ लिखा है हमारा शोफर छुट्टी पर है और यहाँ नया शोफर केवल 1 महीने के लिए रखा जा रहा है, सिर्फ दौलत राम के ड्यूटी पर वापस आने तक। और इस अवसर पर कमजोर पड़ने का अर्थ था यही सारी योजना का बेड़ा कर कर लेना। गजराज चीख पड़ा। ये केवल वे शब्द दोहराए जा रहे हैं जो अखबार में लिखे हैं, मगर इन शब्दों के पीछे छुपी भावना को छुपाया जा रहा है। कैसी भावना? सीमा ने पूछा। इस विज्ञापन के पीछे केवल एक ही भावना है, यह कि गजराज विश्वसनीय नहीं है। गजराज तुम्हें नीलम से बिनाले न ले जाए। इस विज्ञापन के जरिए सारी दुनिया को ढोल बजाकर बताया दिया गया है कि सीमा का अंकल सीमा को उसके पति के साथ नहीं रहने देना चाहता। यह विज्ञापन मेरा अपमान है। बात सीमा की समझ में आ गई, इसलिए बलवंत से मुखातिब होकर उसने थोड़े कर्कश और गंभीर स्वर में पूछा, क्यों अंकल? ये सब की इसमें मनगढ़ंत कल्पना है। तब इसने पूछो कि यह विज्ञापन मेरी या कम से कम तुम्हारी सहमति के बिना क्यों दिया गया? क्या अब हर काम मुझे तुम्हारी सहमति से करना होगा? बेटी, बलवंत ने कहा, क्या इस घर का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते मैं कुछ भी नहीं कर सकता? कम से कम मेरा अपमान करने के लिए आपको किसी सहमति की जरूरत नहीं। गजराज ने कहा, हमने किसी का अपमान नहीं किया। बलवंत ने कहा, तो आखिर ऐसी क्या आफत आ गई जिसकी वजह से 1 महीने के लिए आप शोफर रख रहे हैं? बलवंत गुर्राया। हाँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरत भी नहीं है मुझे, क्योंकि आपका जवाब अच्छी तरह जानता हूं और इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे माफ करना सीमा। कहने के बाद तेजी से वह दरवाजे की तरफ घुमा ही था कि सीमा ने कहा, ठहरो राज। राज छिटक गया। फिर सीमा बलवंत से संबोधित हुई, आपको राज के सवाल का जवाब देना चाहिए अंकल। हम मजबूर हैं बेटा, बलवंत ने कहा। शायद मजबूर ही, बहुत शांत और धैर्य भरे अंदाज में सीमा ने कहा, क्योंकि राज इस घर का दामाद है और आपके स्थान पर अगर आज डैडी भी होते, शायद उन्हें भी राज का मान रखने के लिए जवाब देना होता। हमने कभी इसे दामाद नहीं माना, बलवंत ने कहा। यही तो लड़ाई और मतभेदों की मुख्य वजह है अंकल। आपके स्वीकार न करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सारी दुनिया जानती है कि राज इस घर का दामाद है और आज तक महज इसलिए चुप रही क्योंकि आपको डैडी के स्थान पर मानती हूं, मगर आज चुप नहीं रह सकूंगी। स्पष्ट कहूंगी कि सचमुच राज कि इस घर में भी कभी दामाद जैसी इज्जत नहीं मिली। वह हमेशा आपके शक और घृणा का पात्र रहा है। जो जिस लायक होता है हम उसे वही देते हैं, बलवंत ने कहा। कौन किस लायक है, इसे नापने का आपके पास सिर्फ एक ही पैमाना है, वह आपकी समझ। जरूरी नहीं कि अंकल आपके समझ के पैमाने पर नाप हमेशा एरोकेट ही हो, वो गलत भी हो सकती है, बल्कि स्पष्ट कहूंगी कि कम से कम गजराज के संबंध में वो गलत ही है। सबका पैमाना अपनी समझ ही है, जाने किसकी नाप कितनी गलत हो। बलवंत ने कहा, वाकई हमें शोफर की इतनी जरूरत नहीं कि 1 महीने बिना शोफर के रह न सके। घर के बड़े बड़े सदस्य होने के नाते सचमुच कोई काम करने से पहले आपको किसी भी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मुझे से जिक्र किए बिना आपने कभी कोई काम नहीं किया अंकल। मगर ये विज्ञापन आपने मेरी जानकारी में नहीं दिया। ये 2 ठोस और तथ्य चीख चीख कर आपने मुझे मानने पर विवश कर रहे हैं कि निश्चय ही इस विज्ञापन के पीछे राज के प्रति आपके दिमाग में शक भरा हुआ है, सीमा ने कहा। दांत पीसते हुए बलवंत ने कहा, कमाल का जादूगर है ये। एक बात को दिमाग में ठूसने की वर्षों की कोशिश के बाद भी हम सफल नहीं हुए, मगर अपनी बात चंद क्षणों में इसने तुम्हारे दिमाग में ठूस दी। उसकी बात पर कोई ध्यान दिए बिना ही थोड़े कठोर और गंभीर स्वर में कहा, यह विज्ञापन देकर आपने निश्चय ही एक बार फिर राज का अपमान किया है। और पिछले हफ्ते हुई बात आपको याद होगी, मैंने कहा था कि भविष्य में मैं राज का अपमान नहीं सहूंगी, सीमा ने कहा। हमें अच्छी तरह याद है, तुम हमसे ये कोठी छोड़ देने के लिए कह रही हो ना, बलवंत ने कहा। एक बार फिर अपनी समझ का पैमाना इस्तेमाल कीजिए, सीमा ने कहा। तुम अपने डैडी के जगह समझती हो मुझे। जरा दिल पर हाथ रखकर कहो सीमा, क्या यह शब्द तुम अपने डैडी से कह सकती थी? बलवंत ने कहा, अगर ये आपकी तरह कदम कदम पर मेरे पति का अपमान करते यकीनन कह देती। ये कोई नई बात नहीं होती अंकल। यह देश की गौरवमयी परंपरा है और इस गर्म परंपरा की नींव पार्वती ने रखी है। आपने सुना तो होगा, पार्वती के घर पर एक सभा हो रही थी। इस सभा में शंकर का अपमान किया जा रहा था। गौर कीजिए, अपमान पार्वती के पिता नहीं कर रहे थे, परंतु यह सभा उनके घर पर हो रही थी। उन्होंने सभा में हो रहे शंकर के अपमान का हस्तक्षेप नहीं किया और बस फिर पार्वती वहां से उठकर चली आई थी। जब तक सांस रही तब तक वह पिता के घर में नहीं गई।
वे शंकर थे बेवकूफ, ये गजराज है। बलवंत ने कहा। मेरे शंकर तो यही है अंकल। सीमा की आवाज भर्रा गई। तो पागल हो गई है समय, जिसे तो शंकर कह रही है वो। प्लीज अंकल, अब आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे। बलवंत के वाक्य को बीच में ही काटकर वो चीख पड़ी। अगर राज चाहते हैं कि शोफर न रखा जाए तो इनका सम्मान शोफर न रखे जाने में ही है। बाहर खड़े शोफर्स को आपसे नहीं बुलाया है। प्लीज खुद जाकर उनसे माफी मांगिए, कहिए कि विज्ञापन गलती से दे दिया गया था। हम ऐसा नहीं करेंगे, बलवंत ने कहा। एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से आप राज का अपमान कर रहे हैं, सीमा ने कहा। बलवंत अचानक ही भड़ककर चीख पड़ा। अगर सच्चाई कहना किसी का अपमान है तो एक बार नहीं, हम बार बार सुअर के बच्चे का अपमान करेंगे। और अप्रत्यक्ष रूप से क्यों, प्रत्यक्ष करेंगे। साफ कहेंगे कि तेरी हत्या के फिराक में है। अब सच्चाई तुम सुन लो सीमा। ये विज्ञापन मैंने सचमुच इस भावना से दिया है कि सुअर के बच्चे को तेरी हत्या करने का एक चांस भी ना मिले। बस 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 कीजिए अंकल, सीमा चीख पड़ी। घूमकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर साथ ही चीखता हुआ जा रहा था। हम जा रहे हैं सीमा, सचमुच हमेशा के लिए इस कोठे से संबंध तोड़कर जा रहे हैं। मगर याद रखना, जो कुछ तूने आज किया है, यह हरामजादा तुझे उस पर पश्चाताप करने का अवसर भी नहीं देगा। एक झटके से मार डालेगा तुझे, और तू सुन ले सुअर के बच्चे, बलवंत इस कोठी से जरूर जा रहा है, मगर दुनिया से नहीं। मैं अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता। याद रख, जिस क्षण तेरे हाथ सीमा की गर्दन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक उसी क्षण किसी भी दिशा से झपट कर मेरी गोली तेरा खोपड़ी तोड़ देगी। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल गया। क्या अब आगे वो उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।